इस लेक्चर में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, धर्म की आज़ादी। ये हिजाब से कैसे रिलेटेड है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हिजाब क्या होता है? हिजाब होता है एक हेड कवरिंग वोर्न होता है जो पब्लिकली कुछ मुस्लिम वुमन द्वारा पहना जाता है। इस तरह से इन्होंने जो कपड़ा अपने सर पे ढका हुआ है और मुंह ढका हुआ है, इस कपड़े को बोलते हैं हिजाब। रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया, कुछ 6 स्टूडेंट थी, 6 स्टूडेंट को बैन कर दिया कॉलेज में इंटर करने से, कर्नाटक की उदुपी डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल में। तो इसलिए न्यूज में आया। लीगल क्वेश्चन अब ये उठ जाता है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये धर्म का जो अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो हिजाब पहनने को भी प्रोटेक्टेड करता है क्या? हमारा संविधान हिजाब पहनने के लिए प्रोटेक्शन देता है या नहीं देता? ये सवाल यहां पे उठ जाता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो रिलीजियस फ्रीडम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से आर्टिकल में दी गई है इस तरह की? देखो, ये आर्टिकल है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25(1) में ये लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और राइट फ्रीली टू प्रोसेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट रिलीजन, ये गारंटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इनका क्या मतलब है, इनका मतलब भी जानेंगे, और उसके बाद हिजाब के बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या जजमेंट है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये जो राइट है ये गारंटी देते हैं नेगेटिव लिबर्टी की। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये है, देखो जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं ये स्टेट पे, स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट पे वो नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, नेगेटिव ऑब्लिगेशन, यानी कि उन पे ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन का मतलब ये हुआ कि वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हालत में स्टेप उठाएगा, कदम उठाएगा स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। सभी के फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जैसे डीपीएसपी है भाई साहब, डीपीएसपी क्या है? पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है ऑन द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट जब चाहेगी, जब रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, उनके पास मनी होगी, तभी वो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करेंगे, वरना कोई नेगेटिव ऑब्लिगेशन नहीं है उन पे, समझ गए? लेकिन फंडामेंटल राइट नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, यानी कि उन्हें इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा कैसे भी। तो ये नेगेटिव लिबर्टी है, आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये स्टेट इंश्योर करेगा कि ये तो नहीं हो रहा कि वो फ्रीडम है, जो आज़ादी मिली हुई है हर एक आदमी को, उनको एक्सरसाइज करने में कोई इंटरफेरेंस तो नहीं हो रहा, कोई ऑब्स्टेकल, बाधा तो नहीं आ रही उनके बीच में। तो ये स्टेट इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा, इसकी जिम्मेदारी है स्टेट की यानी कि गवर्नमेंट की। लेकिन देखो, हर एक फंडामेंटल राइट में जैसे कुछ रेस्ट्रिक्शन दी हुई हैं, इसी तरह से जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं, कुछ बाधाएं लगाई हुई हैं, यानी कि स्टेट चाहे तो इन बेसिस पे, ये ग्राउंड है, कुछ आधार है, इन आधार पे वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है किसी भी आदमी पे, यानी कि वो आदमी अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा अगर पब्लिक ऑर्डर को कुछ नुकसान है। डिसेंसी मतलब एक तरह से नैतिकता ही होती है, मॉरलिटी, ये मॉरलिटी, डिसेंसी, हेल्थ से रिलेटेड, ऐसा हो कि आप अपने रिलीजन को, धर्म को एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो आप, और उससे किसी की हेल्थ को नुकसान हो रहा है, तो स्टेट आप पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। जैसे मान लो विच क्राफ्ट होता है ना, विच क्राफ्ट, चुड़ैल टाइप, जैसे मान लो कहते हैं कि ये चुड़ैल है, इसमें भूतनी आ गई, उस औरत को मार देते हैं ऐसे करके, कि इसमें माता आ गई, ऐसे करके मार देते हैं धर्म का नाम लेके। तो ये जो परफॉर्मेंस होती है ना, किसी की हेल्थ को नुकसान होता है, किसी की जान ले रहे हो आप रिलीजन के आधार पे, कह रहे हो कि मुझे बलि चढ़ाना एक आदमी की, औरत की, तो भाई साहब ये नहीं चलेगा। हेल्थ के आधार पे स्टेट आपको जेल में डाल देगी, फिर तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, यानी कि गवर्नमेंट आपको जेल में डाल देगी। तो ये हेल्थ, अदर स्टेट इंटरेस्ट कोई हुआ, मान लो ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट है जिससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है आपके रिलीजन के प्रैक्टिस करने से, आप कहोगे मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप पब्लिकली सड़क रोक के खड़े हो गए, वहां पे आपने 20 सड़क पे मूर्ति लगा के पूजा करनी शुरू कर दी, तो ये नहीं चलेगा, समझ रहे हो? तो किसी के दूसरे के राइट को भी आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये आधार आपको ना याद होने चाहिए, किस आधार पे स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है इस आर्टिकल 25 में, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, हेल्थ एंड स्टेट इंटरेस्ट। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या हैं, जो इस आर्टिकल 25 में जो राइट दिए हुए हैं, इन राइट को हम एक एक करके इनका मतलब क्या है ये समझेंगे, फिर हिजाब और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या रिलेशनशिप है वो समझेंगे। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस जो आर्टिकल 25 में दिया हुआ है, इसका मतलब ये है अंतर आत्मा की आज़ादी, यानी कि इनर फ्रीडम।
जो आपकी अंतर आत्मा, इंडिविजुअल की इनर फ्रीडम है, उसकी आज़ादी है। वो चाहे तो अपने अंदर जो भी उसकी डिजायर है, इच्छा है, कोई भी किसी भी भगवान को, गॉड को, क्रिएचर को, ईश्वर, अल्लाह, रब, गॉड, किसी को भी जो चाहे किसी को भी मान सकता है, उसकी इनर फ्रीडम है, यानी कि खुद की आज़ादी है, वो उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। नेक्स्ट है राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस क्या है? देखो, रोक नहीं लगाने का मतलब तब तक है आपकी इनर फ्रीडम इनर तक ही रहे, ऐसा नहीं है आप दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो या ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है इन रेस्ट्रिक्शन के विरुद्ध जा रहा है आपका इनर फ्रीडम, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तक ही रोकनी है। नेक्स्ट है राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस का मतलब है अपना किसी आदमी का कोई भी रिलीजियस बिलीफ है, फेथ है, आपकी कोई भी विश्वास है, आस्था है, वो आप ओपनली, फ्रीली, खुले में आप डिक्लेरेशन कर सकते हो, घोषणा कर सकते हो कि भैया मैं ये रिलीजन, धर्म को मानता हूं, इसको फॉलो करता हूं, आप प्रोफेस कर सकते हो, ये अधिकार है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है राइट टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब आप कोई भी रिलीजियस वर्शिप है, पूजा है, रिचुअल, आपके रीति रिवाज है, सेरेमनी, कोई भी उत्सव है, एग्जीबिशन, कोई भी प्रदर्शनी हो रही है आपके बिलीफ की, आइडियाज की, वो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, पब्लिक भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन हाँ वो रेस्ट्रिक्शन याद रखनी है। नेक्स्ट है राइट टू प्रोपेगेट। राइट टू प्रोपेगेट का मतलब है ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब है स्प्रेड करना, फैलाना। ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे आप रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो, फैला सकते हो, अपने रिलीजियस बिलीफ हैं जो अदर लोगों को बता सकते हो रिलीजन के बारे में। लेकिन हाँ, आर्टिकल 25 या हमारे संविधान में राइट टू कन्वर्ट इन एनी रिलीजन या किसी पर्सन को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं है, यानी कि राइट टू कन्वर्ट रिलीजन नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का फंडामेंटल राइट नहीं है, आप किसी को लोभ लालच देके या फोर्सफुली किसी को दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हाँ, अपने आप कोई होना चाहे तो वो है ना इसमें राइट टू कंसाइज में, राइट टू प्रोफेस में, अपना कोई रिलीजियस बिलीफ अपना चाहे तो अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजन को चाहे तो, ये आपको याद रखनी है। चाहे जैसे मान लो हिंदू धर्म में उसका जन्म हुआ, वो रिलीजन धर्म को अडॉप्ट करना चाहता है, अपनी मर्जी से कर सकता है। मुस्लिम में हुआ, वो क्रिश्चियन को करना चाहता है, हिंदू को, सिख को, किसी धर्म को फॉलो करना चाहता है, वो कर सकता है, वो आज़ादी है। लेकिन आप जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट कराओ तो वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कई बार हाईलाइट किया है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस का टेस्ट क्या है, क्या किस तरह से ये निर्धारित होना चाहिए कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या होनी चाहिए। ओवर द ईयर सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिकल टेस्ट को ऑब्जर्व किया है और डिटरमाइन किया है कि किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस की कॉन्स्टिट्यूशनली कितना प्रोटेक्शन उसे प्रोवाइड किया जा सकता है और किस हद तक उसे इग्नोर किया जा सकता है। ये कई सारे जजमेंट हैं, जैसे 1954 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसका नाम है सिरूर मठ केस। इस केस में कहा था कि जो रिलीजन टर्म है ना, वो सब रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करता है, जितने भी रीति रिवाज हैं, कोई मान लो कोई प्रैक्टिसेस अपना रहा है रिलीजन में, तो ये सारे इंटीग्रल पार्ट हैं रिलीजन के। तो व्हाट इज इंटीग्रल है, वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिकल टेस्ट भी है, यानी कि प्रैक्टिसेस भी है जिसको परफॉर्म किया जा सकता है किसी भी रिलीजियस इंडिविजुअल के द्वारा। फिर ये जुडिशियल ने डिटरमाइन किया जो ये प्रैक्टिकल टेस्ट, कई सारे लीगल एक्सपर्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया, कोर्ट के बारे में ये बोला कि भाई साहब कोर्ट क्या है, अपने आप को थियोलॉजिकल स्पेसिस में अपने आप को डाल रहा है कि ये क्या है, इंडिविजुअल का राइट है भाई साहब, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसमें इंटरफेयर कर रहा है कि कोर्ट का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसमें इंटरफेयर करे। ये भी क्रिटिसिज्म किया कि कोर्ट को क्या है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से अपने आप को दूर रखना चाहिए, अपने आप को प्रोहिबिट करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। वो क्या है कि तब ही इंटरफेयर करे कोर्ट, तब वो पब्लिक ऑर्डर में अगर कोई मान लो पब्लिक ऑर्डर को नुकसान हो रहा है, रिलीजियस के द्वारा पब्लिक ऑर्डर को नुकसान होना है, कोई मान लो अपनी रिलीजियस धार्मिक प्रैक्टिसेस कर रहा है, अपना रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, मान लो कहीं पे रियॉट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, वॉयलेंस हो रहे हैं, तभी कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए, नहीं तो रेदर देन तब नहीं करना चाहिए कि कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पार्ट है, रिलीजन का पार्ट है, और कौन सी असेंशियल है, कौन सी नहीं है, कौन सी आवश्यक है। ये इंडिविजुअल की खुद का राइट है, अधिकार है। ये कुछ क्रिटिसाइज किया था कुछ लीगल एक्सपर्ट ने, कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं। तो सेवरल इंस्टेंसेस ऐसे भी हैं, कोर्ट ने कई बार ये प्रैक्टिकल टेस्ट हैं ये
कई बार सर्टेन प्रैक्टिसेस में बाहर रखे हैं, कई अपने केस में सुनाया है। 2004 में देखें तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक आनंदा मर्ग सेक्ट है, ये आनंदा मर्ग सेक्ट मान लो एक रिलीजियस है ना, जो रिलीजन, उन्हें भी अलग अलग ग्रुप बढ़ जाते हैं ना, ग्रुप, एक समूह के लोग, ये आनंदा मर्ग सेक्ट बोलते हैं उस समूह को। इसमें कहा था इनको कि इनको कोई फंडामेंटल राइट नहीं है तांडव डांस को पब्लिकली पब्लिक स्ट्रीट में परफॉर्म करने का। ये क्या करते थे, आनंद मार्ग सेक्ट, ये पब्लिकली तांडव डांस करते थे। तांडव डांस होता है ना जो भगवान शिव के द्वारा दिखाया जाता है, इस तरह का डांस करते थे। तो ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो ये सेक्ट क्या है, पब्लिकली पब्लिक स्ट्रीट में खुले में नहीं कर सकती, क्योंकि ये किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस का असेंशियल पार्ट नहीं है, तो इसे नहीं किया जा सकता। फिर क्या है, ये क्या है, लार्जली कम्युनिटी बेस्ड जो भी इश्यूज हैं ये इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए अप्लाई होते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए अप्लाई होते हैं। ये कुछ कोर्ट ने ऐसे एग्जांपल दिए, जैसे देखो 2016 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम एयरमैन को इंडियन एयरफोर्स से डिस्चार्ज कर दिया। क्या कह के कि क्योंकि उन्होंने बियर्ड रखी हुई थी, बियर्ड का मतलब दाढ़ी रखी हुई थी मुस्लिम मैन ने, और ये इंडियन एयरफोर्स में कर्मचारी थे, पर्सनल थे, सोल्जर थे, सैनिक, उन्हें निकाल दिया गया। मुस्लिम एयरमैन को एयरफोर्स में थे तो ये इन्हें निकाल दिया क्योंकि उन्होंने बियर्ड रखी हुई थी, दाढ़ी। और जो आर्म फोर्स रेगुलेशन 1964 के लॉ है ना, वो प्रोहिबिट करते हैं किसी को भी हेयर बढ़ाने के लिए, कि आर्म फोर्स का कोई भी पर्सनल होगा कर्मचारी, वो हेयर नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ पे ये सवाल उठता है, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज ये किया कि भाई साहब जब सिख धर्म के लोग दाढ़ी मूछ रख सकते हैं तो मुस्लिम आदमी क्यों नहीं रख सकता। तो यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आर्म फोर्स रेगुलेशन एक्ट, ये रेगुलेशन है जो 1964 के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, नियम, उनमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सनल तब ही दाढ़ी मूछ अपने हेयर बढ़ा सकता है जब उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हो, किसका, उसका रिलीजन प्रोहिबिट करता हो, उसका रिलीजन मना करता हो कि बाल काटने से या सेविंग करने से, समझ रहे। क्योंकि सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह जी ने 5K दिए थे, के में जो एक केस था, केस मतलब बाल, कि कोई भी सिख पर्सन अपने बाल नहीं कटाएगा और अपनी फेस की सेविंग नहीं करेगा। तो वो रिलीजियस पार्ट है, असेंशियल पार्ट है रिलीजन का, सिख धर्म का। लेकिन ऐसा कोई भी इस्लाम धर्म में नहीं है कि वो बियर्ड रखेगा, ऐसा कुछ कहीं पे नहीं लिखा हुआ, ना ही मोहम्मद प्रॉफिट ने ऐसा कोई असेंशियल पार्ट बनाया था बियर्ड रखना, दाढ़ी रखना। इसलिए ये वैलिड बताया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब ये जो कोर्ट ने जो रूल दिया है हिजाब के बारे में, ये क्या इशू है और हिजाब के बारे में कौन कौन से कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कौन कौन से ऐसे वर्डिक्ट हैं, फैसले हैं, डिसीजन है। देखो 2 रूलिंग है केरल हाई कोर्ट की, केरल हाई कोर्ट की ये रूलिंग है। उसमें केरल हाई कोर्ट के जो भी व्यूज है ना, कई कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज दिए हैं। कई बार ये केरल हाई कोर्ट ने क्या बोला है और दूसरी बार पता नहीं क्या बोला है, मतलब दोनों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, विवाद करते हैं एक दूसरे डिसीजन में। जैसे राइट ऑफ मुस्लिम वुमन का ड्रेस कोड का क्या है, इसके बारे में डिसीजन दिया। 2015 का एक केस है केरल हाई कोर्ट में, उसने कहा कि देखो ऑल इंडिया प्री मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट में जो ड्रेस कोड लगाया गया है सीबीएसई के द्वारा, देखो सीबीएसई जो एग्जाम लेती है पीएमटी वगैरह का, जो एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम देते हैं पहले और फिर एडमिशन होता है कॉलेज वगैरह में, वो एग्जाम ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। तो इसमें ड्रेस कोड लगाया हुआ है कि कोई भी जो बंदा देने आएगा या कोई भी लड़का लड़की, वो देखो लाइट क्लॉथ्स पहनेंगे और हाफ स्लीव क्लॉथ पहनेंगे, मतलब बाजू उनकी हाफ बाजू रहेगी और बटन ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे बटन होंगे। और सलवार ट्राउजर जो भी कुछ पहन के आ रहे हैं उनके नीचे स्लीपर पहनेंगे, मतलब चप्पल पहन के आएंगे, शूज जूते नहीं पहन सकते। तो ये ड्रेस कोड लगाया हुआ है, ये केरल हाई कोर्ट ने वैलिड बताया। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई का जो ये है, ये कैंडिडेट को सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए किया गया है कि वो कोई अनफेयर मेथड यूज ना कर सके एग्जाम में, यानी कि कोई नकल वगैरह क्लोथ्स में कंसील ना कर सके, कंसील मतलब छुपाना, हाइड ना कर सके कोई भी ऑब्जेक्ट जो नकल करने के लिए उसे प्रमोट करे ऐसे। इसलिए ये केरल हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया सीबीएसई को कि देखो आप ये ड्रेस कोड तो लगा लो ठीक है, लेकिन एडिशनल मेजर्स रखो, किसके लिए, नहीं, कोर्ट को ये डायरेक्ट किया कि आपने जो ये ड्रेस कोड लगाया है ठीक है, लेकिन इसके लिए ये भी किया जा सकता है कि जो अगर कोई फुल स्लीव पहन के आ रहा है बच्चा, जूते पहन के आ रहा है, तो आप क्या है एडिशनल मेजर्स भी रख सकते हो ना चेकिंग के लिए, स्टूडेंट की चेकिंग करो। मान लो कोई आप ड्रेस कोड नहीं पहन के आ रहा, उसकी रिलीजियस कस्टम है, मान लो उसके रीति रिवाज ऐसे हैं कि वो उसे पहनना ही है,
मान लो मुस्लिम वूमन है, लड़की है, वो हिजाब पहन के आए, तो आप चेकिंग के लिए एडिशनल पर्सनल लगाओ, कर्मचारी लगाओ। ये केरल हाई कोर्ट ने सीबीएसई को डायरेक्ट किया कि जो भी आपके ड्रेस कोड के कॉन्ट्रेरी हैं, विपरीत हैं, आपके ड्रेस कोड के अलावा दूसरा ड्रेस कोड पहन के आ रहे हैं, तो आप चेकिंग के लिए एडिशनल मेजर्स लो। ये कहा केरल ने। यानी कि पहले जो राइट है, रिलीजियस राइट, इनको प्राथमिकता दी। एक केस है 2016 का, आमना बिंट बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, 2016 का। केरल हाई कोर्ट ने इसमें ज़्यादा क्लोजली एग्जामिन किया। कोर्ट ने यहाँ कहा, देखो जो ये प्रैक्टिस है हिजाब पहनने की, ये क्या है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस का ये पार्ट है, चलो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, लेकिन ये सीबीएसई रूल को क्वेश नहीं कर सकता। यानी कि सीबीएसई के जो नियम है उनको रद्द नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने वंस अगेन यहाँ पे अलाउ किया एडिशनल मीजर्स, जो 2015 के केस में सेफगार्ड लेने के लिए कहा था ना कि आप एडिशनल कर्मचारी लगाओ, रखो, आदमी चेकिंग करने के लिए रखो, कि चेक करके भेजो उन्हें कि कोई कुछ छुपा तो नहीं रखा, गेट पे चेक करके एग्जाम में भेजो। लेकिन जो ये इशू है यूनिफॉर्म का, ये कोर्ट ने इसमें अलग दिया है केस। देखो ये एक केस है फातिमा तासनीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 2018 का। जो स्कूल वगैरह में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहन के जाया जाता है बच्चों के द्वारा, इसमें डिफरेंटली रूल दिया, अलग से रूल दिया। इसमें कहा कि केरल हाई कोर्ट ने कहा, सिंगल बेंच की एक जजमेंट ने कहा, एक सिंगल बेंच की जजमेंट का मतलब ये है कि एक सिंगल जज ने अपना वर्डिक्ट, डिसीजन सुनाया, रूल सुनाया। इसमें कहा कि कलेक्टिव राइट है इंस्टीट्यूशन के, ये क्या है, इनको प्राइमेसी होगी ओवर इंडिविजुअल राइट। देखो वहां क्या था, ऊपर दो केस में, दोनों केस में इंडिविजुअल राइट को प्राथमिकता दी जा रही थी। दोनों केस में ये कहा कि भाई साहब अगर कोई बंदा ये हिजाब वगैरह या लड़की पहन के आती है या कोई शूज पहन के भी आता है, तो आप क्या है, एडिशनल मेजर्स रखो ना, चेकिंग करके भेजो। यानी कि इंडिविजुअल राइट को यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही थी। लेकिन इस केस में उल्टा कर दिया। इस केस में बोला, जो ये 2018 का है, इस केस में बोला कि भाई साहब जो इंस्टीट्यूशन के कलेक्टिव राइट हैं, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन के नियम रूल हैं, वो उनकी प्राथमिकता होगी इंडिविजुअल राइट पे। यानी कि इंस्टीट्यूशन चाह सकता है तो वो ड्रेस कोड लगा सकता है। यानी कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने की एक ड्रेस कोड है, सभी लोग वो यूनिफॉर्म पहन के आएंगे स्कूल में, तो वही यूनिफॉर्म सभी लोग पहन के आएंगे, सभी बच्चे, लड़के या लड़की, जिनके लिए ड्रेस कोड जैसा भी है। तो इसमें ये प्राथमिकता दी इंस्टीट्यूशन के कलेक्टिव राइट्स को। तो यही था इस लेक्चर में।